नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री का मुख्य सचिवों को निर्देश, 15 अगस्त तक सभी कारोबारियों का कराएं जीएसटी के तहत पंजीकरण। 20वीं प्रगति बैठक में लंबित परियोजनाएं भी जल्द पूरा करने पर जोर। तेजस्वी यादव ने सीबीआई एफआईआर को बताया राजनीतिक साजिश, कहा महागठबंधन तोड़ने की कोशिश में बीजेपी। जेडीयू की नसीहत, जनता को दूध। पूर्वोत्तर में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में ज्यादातर इलाके पानी में डूबे। गृह राज्य मंत्री करेंगे पीड़ित इलाकों का दौरा। सऊदी अरब में एक इमारत में आग से 10 भारतीय समेत 11 की मौत, 6 जख्मी। मामले की जांच के आदेश, भारतीय अधिकारी नजरान रवाना। और मिताली राज ने वनडे में रचा इतिहास, 6000 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया से हारी टीम, सेमीफाइनल के लिए न्यूजीलैंड को हराना जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को कहा है। इनमें रेल, सड़क और पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शामिल हैं। प्रगति यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की 20वीं बैठक के तहत बुधवार को उन्होंने वेबकास्ट के जरिए आला अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने दशकों से लंबित पड़े प्रोजेक्ट्स को जल्दी पूरा करने को कहा। प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों से 15 अगस्त तक सभी व्यापारियों का जीएसटी के तहत पंजीकरण सुनिश्चित करने को भी कहा है। उन्होंने सीपीडब्ल्यूडी और संपत्ति निदेशालय से संबंधित शिकायतों के समाधान में हुई प्रगति की समीक्षा की और शहरी विकास मंत्रालय से इसकी निगरानी करने को कहा। प्रधानमंत्री ने सीपीडब्ल्यूडी से कहा है कि वो सभी वेंडरों को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म में पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करें। और बिहार में सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। जेडीयू की चेतावनी के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके खिलाफ बीजेपी साजिश कर रही है। लालू यादव ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। जेडीयू ने आरजेडी को आरोपों का जवाब देने को कहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बुधवार को तैश में थे। अपने ऊपर लगे आरोपों पर वो खुलकर बोले। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी पहले दिन से महागठबंधन को अस्थिर करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। आज हम उप मुख्यमंत्री बने, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, तब कोई गलत काम नहीं किया। और उस समय ना मेरे पास कोई पद था, हम तो बच्चे थे। ये आरोप नहीं है, ये षड्यंत्र और साजिश और झूठा और फर्जी आरोप है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग खारिज कर दी। बीजेपी वाले लोग मतलब ललकार रहे हैं नीतीश कुमार को कि इस्तीफा कराओ। ये बीजेपी के कहने से तेजस्वी को हम लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए थे। 80 एमएलए हमारे नीतीश कुमार के, कांग्रेस पार्टी के। हमारा पार्टी है, महागठबंधन की सरकार यहाँ चल रही है। उधर जेडीयू ने नसीहत दी कि आरजेडी को आरोपों का जवाब देना चाहिए। पार्टी के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है, पार्टी उसके साथ है कि श्री तेजस्वी यादव को जो उनके ऊपर लगे आरोप हैं, उन पर ही मस्ट कम क्लीन। इस मामले में बीजेपी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। लालू यादव के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। फिर भी अगर जनता दल ने 2-4 दिन की मोहलत दी है, हम इंतजार करेंगे। और अगर अगले 2-4 दिनों के अंदर नीतीश कुमार ने अगर तेजस्वी यादव को बर्खास्त नहीं किया तो बीजेपी बैठेगी और आगे की रणनीति का विचार करेगी। मंगलवार को जेडीयू की बैठक के बाद महागठबंधन में तकरार बढ़ गई है। आरोपों का जवाब देने की मांग को राजनीतिक हलकों में आरजेडी के लिए चेतावनी माना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
केंद्र सरकार अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा चूक की समीक्षा करेगी। कश्मीर गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कल ये बात कही। उन्होंने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर संतोष जताया। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि कश्मीर में आतंकवाद में तेजी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर नीति जिम्मेदार है। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद कश्मीर दौरे पर गए गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर और जितेंद्र सिंह ने बुधवार को यात्रियों के लिए बने कैंप का दौरा किया। उन्होंने अमरनाथ यात्रियों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्रियों की टीम ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और राज्यपाल NN वोहरा से मुलाकात की है और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा है कि केंद्र सरकार सुरक्षा हालात को पुख्ता करने में जुटी है और आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा की समीक्षा होगी। जानकारी ली कि जो परसों जो अटैक हुआ है, उस अटैक को देख के हम ये समझते हैं कि और भी रात में देर रात तक गश्ती रहेगी, आरोपी चलता रहेगा। ये निर्णय हो चुका है, व्यवस्था नहीं किया हुआ। हमें सुनकर बड़ा ठीक लगा कि व्यवस्था में और भी सुधार करने का प्रयास चल रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई की तारीफ की। कुछ ना कुछ नया तजुर्बा भी हासिल होता है, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है और कुछ ना कुछ ऐसी कुताहियां जो जाने अनजाने में रह गई हों, उनके ऊपर आगे किस तरह का स्ट्रेटेजाइजेशन रहे, रणनीति रहे, उसका भी एक मौका रहता है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आतंकी हमले की निंदा कर पूरे देश ने भाईचारे का संदेश दिया है। इस तरह आप बेदर्दाना तरीके से उन पे हमला करेंगे, उनको मार देंगे, तो इसके लिए कोई कश्मीरी तैयार नहीं है, बर्दाश्त करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब भी कश्मीरी की कश्मीरियत पे, भाईचारे पे कोई आंच करने की कोशिश करते हैं तो किस तरह कश्मीरी इकट्ठे हो जाते हैं। सुरक्षा बल हमले के लिए जिम्मेदार लश्कर के आतंकियों की तलाश कर रहा है। इसके लिए दक्षिणी कश्मीर में बड़ा अभियान शुरू किया गया है। You see, it was a joint effort of the J&K police led by the SSP Budgam. Our QAT was there and the second RR, the RB was also there. वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा जारी है। बुधवार को श्रद्धालुओं का नया जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। सोमवार रात अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस को आतंकियों ने निशाना बनाया था। गोलीबारी में 7 श्रद्धालु मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और इस बीच जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। गोलीबारी में 2 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी सैनिकों ने कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की और मोर्टार दागे। भारतीय सेना ने इस गोलीबारी का करारा जवाब दिया। इससे पहले शनिवार को पाकिस्तान ने सीमा पार से गोलीबारी की थी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। जवाब में सेना ने पाकिस्तान की 3 चौकियों को तबाह कर दिया। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल कल संसद के वित्त संबंधी स्थायी समिति के सामने पेश हुए। उर्जित पटेल से नोटबंदी से लेकर बैंकों के NPA और देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल हुए। RBI गवर्नर ने नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा पैसे और काले धन के वापसी पर सवालों का सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया कि पुराने नोटों की अंतिम गिनती का आंकड़ा नहीं मिला है और गिनती जारी है। समिति ने जानना चाहा कि पुराने नोट बदलने का क्या एक और मौका मिलेगा। उन्होंने इसका भी जवाब नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक सवालों का जवाब नहीं मिलने पर विपक्षी दल के एक सांसद ने बैठक से वॉकआउट भी किया। उर्जित पटेल ने बताया कि देश में अभी 15.4 लाख करोड़ करेंसी चलन में है। नोटबंदी के वक्त यह आंकड़ा 17.7 लाख करोड़ था। जनवरी में भी उर्जित पटेल समिति के सामने पेश हुए थे, तब भी उनसे तीखे सवाल हुए थे। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने कहा कि राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर है। उन्होंने रांची में बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसदों और विधायकों से मिलते हुए ये बात कही। कोविंद ने कहा कि बिहार का राज्यपाल बनते ही उनका राजनीतिक दल से संबंध टूट गया। उन्होंने राज्यपाल के रूप में संविधान के मुताबिक काम किया। कोविंद ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में वो सिर्फ संविधान के हिसाब से काम करेंगे। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मीरा कुमार कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहीं। शिमला में उन्होंने कांग्रेस सांसदों और विधायकों से मुलाकात की। उन्होंने सभी से 17 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए समर्थन की अपील की।
पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के साथ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, अंबिका सोनी और आनंद शर्मा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बताया और उनके समर्थन की बात कही। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने 18 विपक्षी दलों का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि देश में अभी कई तरह का संकट है, इनमें आतंकवाद, डर और कृषि संकट भी शामिल है। उन्होंने कहा कि वो किसी दल में नहीं हैं, वो सिर्फ भारत के सामान्य नागरिक हैं। I am an independent person. I am an independent citizen. I would say a very ordinary citizen. I see myself as a citizen candidate who is worried about the future of our country as a collective entity in this critical time, but who also has faith in the institutions of democracy. यहाँ लोगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। I think they're ready to surrender. INA की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है। बोला भाई, एक केस आप कांग्रेस के लिए नहीं, सुभाष बोस के लिए लड़ी। Lieutenant Gobak Singh Dhillon, Captain Shah Nawaz Khan, Captain P.K. Sehgal. Section 41, waging war against the king. You are charged with murder. Do you plead guilty to the charges read out? ईमानदारी से आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। The safety, honor and welfare of your country comes first, always. British Indian Army hand you over to the Japanese Imperial Army. हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो देश में बवाल मच जाए। अब जनता किसी अंग्रेज को नहीं छोड़ेगी। रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नू बंद कर ला। अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? आज हिंदुस्तानी फौज के पास अपना असली मकसद है, हिंदुस्तान की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मुकदमा पूरी इंडियन नेशनल आर्मी का है, क्योंकि हमने वो दिन देखा है जब हमें ऐसा लगा था कि हमने हिंदुस्तान को वाकई आजाद कर दिया। देश की आजादी की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है और इस वक्त पूरा देश एक साथ तैनात है। This trial and its judgment shall be remembered throughout history. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अगली खबर का रुख करेंगे। आधार से जुड़े मसलों पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। ये सुनवाई 18 और 19 जुलाई को होगी। इसमें निजता का मुद्दा भी शामिल होगा। इससे पहले अटॉर्नी जनरल और याचिकाकर्ताओं के वकील श्याम दीवान ने मामले की जल्द सुनवाई की अपील की। 27 जून को शीर्ष अदालत ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाने वाली अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। सरकार ने तब भरोसा दिलाया था कि आधार नहीं होने के बावजूद किसी को लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता लोगों पर आजीवन चुनाव लड़ने की पाबंदी लगाने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने आयोग को जमकर फटकार भी लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि हलफनामे और सुनवाई के दौरान आयोग ने अलग अलग बातें कही हैं। आयोग ने हलफनामे में याचिका का समर्थन किया था, लेकिन सुनवाई के दौरान उसने कहा था कि इस मसले पर विधायिका ही फैसला कर सकती है। याचिका में ये मांग भी की गई है कि नेताओं और नौकरशाहों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई 1 साल में पूरा करने के लिए स्पेशल फास्ट कोर्ट बने। अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।
चुनाव आयोग की तरफ से अयोग्य ठहराए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पेड न्यूज से जुड़े मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही मामले को मध्य प्रदेश से दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। चुनाव आयोग ने 24 जून को पेड न्यूज के मामले में उन्हें विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया था। साथ ही अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी। निर्वाचन आयोग ने पाया था कि नरोत्तम मिश्रा ने अपने चुनावी खर्च में पेड न्यूज के खर्चे को छिपाया है। नरोत्तम मिश्रा को इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और फर्जी कंपनी के मामले में कल रांची और कोलकाता में 23 जगहों पर छापेमारी की। इसमें कोलकाता के 18 और रांची के 5 जगहों पर दबिश दी। रांची में प्रधान आयुक्त आयकर तापस दत्ता के आवास और आयकर विभाग के दूसरे अधिकारियों के ठिकानों पर छापा मारा गया। इस मामले में सीबीआई ने रांची के प्रधान आयुक्त आयकर समेत विभाग के 3 अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत 6 दूसरे लोगों के खिलाफ भी आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया। मई में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है। ये दर गिरकर 1.7% पर आ गई। पिछले साल इसी महीने में ये दर 8% थी। मई में खनन और विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। खनन क्षेत्र की वृद्धि दर में 0.9% की गिरावट आई। इस दौरान विनिर्माण क्षेत्र में भी 1.2% की दर से बढ़ा, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है। हालांकि बिजली उत्पादन में तेजी देखने को मिली है और ये क्षेत्र 8.7% की दर से बढ़ा। जून में खुदरा महंगाई की दर कम होकर 1.54% पर पहुंच गई। मई में ये दर 2.18% थी। जून में खाने पीने की चीज़ों के दामों में कमी आई। सब्जियों की कीमत 16.53% गिरी। दालों का मूल्य भी 21.92% कम हुआ। इसी तरह अंडे के भी दाम गिरे। हालांकि मीट, मछली और फल महंगे हुए हैं। This unusually and hearteningly low number is consistent with our analysis for some time now, and we will fully elaborate on this analysis in the forthcoming survey of a paradigm shift in the inflationary process to low levels of inflation. सऊदी अरब के नजरान शहर की एक इमारत में आग लगने से 10 भारतीयों समेत 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हुए। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक सभी मजदूरों को दम घुटने से हुई। नजरान के गवर्नर ने घटना की जांच के आदेश जारी किए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बुधवार को हुई इस घटना को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि जद्दाह में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारी नजरान के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ये प्रतिक्रिया विद्या एस नाम की एक महिला के मदद मांगने पर की। भारतीय दूतावास के अधिकारी नजरान के गवर्नर से संपर्क में हैं। नजरान जद्दाह से करीब 900 किलोमीटर दूर है। कामगार एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे और वे फैसलिया जिले में एक बाजार के पास रह रहे थे। शुरुआती जांच के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी है। सऊदी अरब में लगभग 90 लाख विदेशी कामगार हैं, जिनमें से अधिकतर दक्षिण एशिया से हैं। और दिल्ली के मावलंकर हॉल में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताब मेकिंग ऑफ लीजेंड का विमोचन हुआ। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। ये किताब सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक ने लिखी है। मोहन भागवत ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के लिए सभी जरूरी फैसले ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सबको जिम्मेदारी से काम करने की सलाह दी है। नरेंद्र भाई कर रहे बहुत अच्छी बात है। अपने समाज की एक बुरी आदत है, उनको एक ठेकेदार की आवश्यकता लगती है हमेशा, और अभी उनको एक ठेकेदार, अच्छा समर्थ ठेकेदार मिल गया है समाज के कल्याण का। खतरा ये है कि ठेकेदार के सर सब मर देंगे हम लोग और हम लोग सो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए।
और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल अ क्वेस्ट फॉर मुस्लिम रिजर्वेशन किताब का विमोचन किया। इसे तेलंगाना विधान परिषद के नेता विपक्ष मोहम्मद अली शब्बीर ने लिखा है। किताब के विमोचन के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि सबका साथ सबका विकास नारे को सार्थक करने के लिए मुस्लिमों को आरक्षण के अलावा सामाजिक न्याय की सख्त जरूरत है। इस मौके पर राज्यसभा से नेता विपक्षी गुलाम नबी आज़ाद, पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद, कांग्रेस नेता जयपाल रेड्डी और दिग्विजय सिंह के अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई नेता मौजूद थे। अगर हमारी पॉलिसी है कि सबका साथ सबका विकास, तो उससे एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि जब तक सब एक लाइन में नहीं खड़े होंगे, सब आगे नहीं बढ़ सकते हैं, 2 कदम नहीं उठा सकते। फर्ज जो है समाज का और हुकूमतों का कि आप सबको एक लाइन में एक सतह पे खड़ा कीजिए और उसके बाद सबका विकास साथ कीजिए। संसद भवन में कल युवा संसदीय प्रतियोगिता के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय सोनितपुर को पुरस्कार से नवाजा गया। नवोदय विद्यालय की श्रेणी में देश के 64 स्कूलों के बीच साल भर चली प्रतियोगिता में सोनितपुर के स्कूल को विजेता घोषित किया गया। इस 20वीं जवाहर नवोदय प्रतियोगिता में 8 क्षेत्रीय विजेताओं को भी सांत्वना पुरस्कार दिए गए। दरअसल यूथ पार्लियामेंट प्रतियोगिता के जरिए स्कूली छात्रों को संसदीय राजनीति से परिचित कराना लक्ष्य होता है। इस प्रतियोगिता में संसदीय वाद विवाद के बाद विजेता का चयन होता है। जवाहर नवोदय विद्यालय के साथ ही इसमें 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। और अब बात मौसम की। देश के कई इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में हालात खराब हैं। सिर्फ असम में ही बाढ़ से अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ पीड़ित राज्यों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। एक केंद्रीय टीम आज से पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ का जायजा लेगी। इसकी अगुवाई गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में बाढ़ की स्थिति पर चिंता जताते हुए हर मुमकिन मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को राहत कामों की निगरानी खुद करने को कहा। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और दिल्ली में दूसरे अधिकारियों के साथ पूर्वोत्तर में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने बाढ़ पीड़ित इलाकों में तत्काल राहत पहुंचाने पर जोर दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पूर्वोत्तर के बाढ़ पीड़ित इलाकों में बचाव और राहत कामों का आज जायजा लेंगे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल भी होगा। ये दल 15 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर का दौरा करेगा। दल में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, नीति आयोग और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के सदस्य शामिल होंगे। सबसे ज्यादा तबाही असम में हुई है, जहां 24 जिलों के 17 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बीते 24 घंटे में 5 और लोगों की मौत हो गई। यहां मौत का आंकड़ा बढ़कर 44 हो गया है। हजारों लोगों को राहत शिविरों में पनाह लेनी पड़ी है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने माजुली का दौरा कर राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की। उन्होंने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का भी दौरा कर हालात का जायजा लिया। काजीरंगा का करीब 75% हिस्सा पानी में डूब चुका है। एनजीटी ने भी असम सरकार से जानवरों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही है। There are some casualties. Till yesterday evening reports, six deers have been killed, out of which 4 were road kills because of vehicle hit. अरुणाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों से जारी भारी बारिश और भूस्खलन के चलते राज्य के कई इलाकों का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया है। उधर मणिपुर में भी हालात गंभीर हैं। यहाँ बाढ़ की वजह से अब तक 131 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के लांबागढ़ में भूस्खलन से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बाधित रहा। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार बाढ़ से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खेल की खबर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने इतिहास रच दिया। मिताली वनडे मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज बन गई हैं। आईसीसी महिला विश्व वर्ल्ड कप में कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए मिताली ने ये इतिहास रचा।
इस मुकाबले में 34 रन बनाते ही मिताली ने ये मुकाम हासिल कर लिया। मिताली से पहले इंग्लैंड की क्रिकेटर शार्लेट एडवर्ड्स के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था। एडवर्ड्स के 5,992 रन के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मिताली को महज 34 रन की ज़रूरत थी। एडवर्ड्स ने ये रन 191 मैचों में बनाए थे, वहीं मिताली ने ये मुकाम 183वें मैच में ही हासिल किया। इस मैच में मिताली ने 69 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने वनडे करियर में 6,000 रन भी पूरे कर लिए। मिताली ने वनडे में 5 शतक और 49 अर्धशतक बनाए हैं। वनडे मैचों में लगातार 7 अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड भी मिताली के नाम है। हालांकि महिला विश्व कप के इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 45.1 ओवर में ही जीत के लिए जरूरी 227 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में न्यूजीलैंड को हराना होगा। और बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में देने वाले निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा की आज जयंती है। 2006 में प्रकाश मेहरा को इंडियन मोशन पिक्चर्स डायरेक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। 17 मई 2009 को मुंबई में उनका निधन हो गया। बतौर प्रोडक्शन कंट्रोलर अपने करियर की शुरुआत करने वाले प्रकाश मेहरा ने 1968 में अपनी पहली फिल्म बनाई, जिसका नाम था हसीना मान जाएगी। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए। लेकिन उन्हें असली पहचान 1973 में मिली, जब उन्होंने इंडस्ट्री को पहला एंग्री यंग मैन हीरो दिया। प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर काफी लोकप्रिय रही और इसी के बाद अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार का रुतबा हासिल हुआ। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। इसके बाद प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने दर्शकों को एक के बाद एक 6 सुपरहिट फिल्में दी। इनमें मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल, शराबी, खून पसीना और हेरा फेरी शामिल हैं। सबके बिछड़े हुए हम आज कहां आके मिले। प्रकाश मेहरा की बेहद कामयाब फिल्मों की बदौलत आज भी इंडस्ट्री में उन्हें शिद्दत से याद किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री का मुख्य सचिवों को निर्देश, 15 अगस्त तक सभी कारोबारियों को कराएं जीएसटी के तहत पंजीकरण। 20वीं प्रगति बैठक में लंबित परियोजनाएं भी जल्द पूरा करने पर जोर। तेजस्वी यादव ने सीबीआई एफआईआर को बताया राजनीतिक साजिश, कहा महागठबंधन तोड़ने की कोशिश में बीजेपी। जेडीयू की नसीहत, जनता को दें सबूत। पूर्वोत्तर में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में ज्यादातर इलाके पानी में डूबे। गृह राज्य मंत्री करेंगे पीड़ित इलाकों का दौरा। सऊदी अरब में एक इमारत में आग से 10 भारतीय समेत 11 की मौत, 6 जख्मी। मामले की जांच के आदेश, भारतीय अधिकारी नजरान रवाना। और मिताली राज ने वनडे में रचा इतिहास, 6000 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया से हारी टीम, सेमीफाइनल के लिए न्यूजीलैंड को हराना जरूरी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।